आयशा भाभी हाथ में बाल्टी लिए छत पर आ चुकी थी। ऐसी वो लास्ट नाइट भी बाल्टी लेकर छत पर देखी थी। बस फर्क इतना था कि अब की वो कपड़े सुखाने नहीं बल्कि उतारने आई थी। अथर्व उन्हें गुस्से में घूरने लगा। आयशा भाभी के फेस पर कमीनी सी स्माइल थी। हंसी तो बहुत आ रही है आपको, है? आयशा भाभी ने आंखें बड़ी बड़ी की और इशारे से मना किया कि चिल्लाना नहीं। अथर्व चुपचाप अपने रूम में जाने लगा ही था कि इधर उधर देखकर सबकी छतें खाली हैं ये कंफर्म करके आयशा भाभी अथर्व की छत पर आ कूदी। इससे पहले कि अथर्व कुछ बोल पाता, उन्होंने उसके बाल पकड़े और उसको खींचती हुई रूम में ले गई। अथर्व के मुंह खोलने से पहले ही आयशा भाभी ने फोर्सफुली उसको किस करना शुरू कर दिया। अरे अथर्व छटपटा रह गया और आयशा भाभी उसको बेड पर गिराकर उसके दोनों हाथों को दबोचकर उसके होंठों में होंठ लॉक करके आंखें बंद करके किस करने लगी। अथर्व का कंट्रोल तो 10 सेकंड्स में ही उस पर से हट जाता है। पैशनेट किस ने तो उसे 5 सेकंड्स में ही हाई कर दिया। उसने जोर का झटका देकर अपने हाथ छुड़ाए और आयशा भाभी के बाल खींच लिए। आराम से आराम से, हाँ? खुद जो मुझ पर लपकी तुम, तब आराम कहाँ था? उफ, बड़े जालिम हो। छोड़ो हमें, अभी नहीं। आयशा भाभी की हंसी कंगन की तरह खनकी। अथर्व ने उनकी गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया। हे, नहीं, अभी नहीं। हमें तयशुदा समय में नीचे पहुंचना है, वरना अरे काटो नहीं। कोई तयशुदा, शादीशुदा और तलाकशुदा का बहाना नहीं चलेगा। अब तो मेरा चांस लगा है, नहीं छोड़ूंगा। अथर्व ने आयशा भाभी का बहाना सुनने की बजाय उनकी गर्दन पर लव बाइट दे दी। आउच! इतनी जोर से नहीं काटते। सुनो, रुको, हमें जाना होगा। उफ, तुम्हारी नेक। चली जाना, राउंड 1 होने के बाद चली जाना। ओह, सुनो तो। आयशा भाभी ने अथर्व को धक्का दिया और उसके कान खींच लिए। भाई, बहनचोद पागल है क्या? आयशा भाभी ने अथर्व का कान छोड़ दिया और उसे घूर के देखा। सॉरी, वो इतनी जोर से कान खींचा ना तो मुंह से निकल गया मेरे। सॉरी। अपनी जुबान पे और अपनी चड्डी पे काबू रखना सीखो जनाब। खैर, मेरी बात सुनो। मेरे खसम ने सीढ़ियों के बाद एक कैमरा लगवा दिया है। वहां रोज रात को एक बार चेक करता है कि बीती रात से अब तक मैं कितनी बार छत पर गई और कितनी बार नीचे आई। उसको ठीक पता है कि मुझे कपड़े सुखाने में 10 मिनट लगते हैं। वाह यार, ऐसे पति को तो बेस्ट जासूस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। उफ, तुम समझते नहीं। उसे अवार्ड नहीं, हमारी जान चाहिए। वो चाहता है कि हमारी कोई आशिकी पकड़ी जाए और वो अपने अब्बू को मना कर दूसरा निकाह कर ले और हमें जायदाद से बेदखल कर दे। ओह, अच्छा। मुझे लगा कि हुसैन भाई बिना किसी रीजन के दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर सकते हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। शरीफ घरों में यूं ही निकाह करो तो बहुत गलीज माना जाता है। अथर्व को गलीज का मतलब नहीं समझ आया, पर उसने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसने आयशा को अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों के पास जाकर बोला, वापस जाने में कितना टाइम बचा है? आयशा ने अपनी घड़ी देखी और आंखें बंद करके आहें भरती हुई बोली, उफ, बस 30 लम्हे, 30 सेकंड। इसमें तो मैं तुम्हें 30 बार किस कर सकता हूँ। नहीं ना, अब लौटने दो। आयशा ने कस के अंगड़ाई ली। अथर्व ने उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नीचे जाने लगा ही था कि वो रुका। आयशा भाभी अथर्व की पकड़ से छूटने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी के छत पर आने की आहट हुई। ये तो मम्मी के पैरों की आवाज है। अथर्व ने तुरंत आयशा को साइड में फेंका और उठ खड़ा हुआ। बेरहम आदमी, मेरे सर पर लग गया कुछ। अरे मम्मी आ रही हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो गांड पर भी लगेगा। जाओ छुपो। कहाँ छुपूं? वो तो जान ले लेगी मेरी। क्या? तुम्हारा क्या होगा? अरे मार तो हमेशा लड़कों ने ही खाई है ना। जाओ, तुम बैठ के नीचे छुपने की कोशिश करो।
इस फोल्डिंग के नीचे? हाँ, अपने गोल मोल फिगर को एडजस्ट करो और नीचे घुसो, और हाँ, ऐसे घुसो कि तुम्हारे गोले दिखाई न दे। अथर्व को अपनी ठरक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये टाइम गुस्सा करने का नहीं बल्कि मम्मी को पटाने का था। सुनीता आंटी अथर्व के रूम के बाहर पहुंच चुकी थी। क्यों रे, सूरज चढ़कर सर पर आ चुका है, तू अब तक नीचे नहीं उतरा क्यों? कौन सूरज? वो तो 12th में साथ पढ़ता था मेरे। चुप कर। वो सिंह साहब का बेटा कब का जर्मनी चला गया पढ़ने। मैं इस सूरज की बात कर रही हूँ जो तेरे सर पर निकला हुआ है। ओ अच्छा, धूप तो तेज हो गई है। हाँ तो तू क्या जादू है जो धूप में चार्ज होने आया है? चल नीचे नाश्ता कर। हाँ, आप चलो, मैं आता हूँ। नहीं, साथ चल अभी। अथर्व मम्मी को थोड़ा ढकेलते हुए वापस नीचे जाती स्टेयर्स की तरफ ले आया। अरे मम्मी, समझा करो ना, अभी आता हूँ बस 5 मिनट में। सुनीता आंटी ने अथर्व के हाथ अपने कंधे से हटाए। क्यों रे, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? हाँ, कल से तेरे पापा भी कुछ बड़बड़ा रहे थे। ऊपर छत पर भी आए, तुझसे बात की, पर मुझे नहीं बताया। पता जल्दी क्या बात थी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, समझो ना। अभी अब जाओ, मैं नीचे आकर बताता हूँ। सुनीता आंटी ने अथर्व का मुंह देखा, उसको कुछ सेकंड्स तक घूरा और फिर रूम की तरफ चल दी। मैं समझ गई, तू अपने चोर कमरे में कुछ छिपाया हुआ है ना। मैं सब समझ गई। अथर्व की फटने को हुई। वो तुरंत कमरे की तरफ भागा और आंटी और रूम के दरवाजे के बीच में खड़ा हो गया। नहीं मम्मी, आप अंदर नहीं जाओगी। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी? अब तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि क्या गुलछर्रे उड़ाता है तू छत पर। पढ़ने के नाम पे रूम लिया है और पढ़ाई कभी करता नहीं। मम्मी प्लीज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं अंडरस्टैंड करूं और तू क्या करे? अय्याशी। तुम दोनों बाप बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हो ना, मैं देखती हूँ आज। सुनीता आंटी ने अथर्व को धक्का मार के साइड किया ही था कि अथर्व सीधे पैरों में गिर गया और इस सेंचुरी का सबसे घटिया एक्सक्यूज दिया। मम्मी रुक जाओ ना, अंदर मत जाओ। अंदर वो है। कौन है? अंदर पार्थिव है। हैं? वो कहाँ से आ गया? वो तो अभी इतनी बड़ी बिल्कुल असली जैसी दिखती बंदूक लेकर गया था। हाँ, वो बंदूक रख के वापस आ गया था, आपको पता नहीं चला। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है पार्थिव को देखने में? मैं नहीं देख सकती उसे। अरे धीरे बोलो मम्मी, उसको ना चोट लग गई है, मुझे दवाई लगानी है। हैं? कहाँ चोट लगी है? अथर्व ने अपने बम्स की तरफ इशारा किया। यहाँ उस बेचारे का कोई नहीं है मेरे सिवा, इसलिए मुझे ही उसकी उसके बम्स पे मेडिसिन लगानी होगी। छी, तुम दोनों बस दोस्त ही हो ना? कोई दोस्ताना तो नहीं है तुम्हारा? कैसी बात करती हो मम्मी? आप तो जानती हो ना कि मैंने इस यूनिवर्स में किसी से कभी अगर प्यार किया है तो वो है। सुनीता आंटी उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही घूरने लगी। वो है मेरी मम्मी और उनकी होने वाली बहू श्रेया। सुनीता आंटी के फेस पर स्माइल आ गई। उन्हें पता ही ना चला कि अथर्व कब उन्हें धीरे धीरे पुश करते हुए वापस स्टेयर्स तक ले आया। मेरी प्यारी मम्मी, दुलारी मम्मी, आप जाओ ना नीचे, मैं इस बेवकूफ के बम्स में साबुन लगाकर लोशन लगाकर आता हूँ। छी, अच्छे से हाथ धो के आइयो वरना खाना नहीं दूंगी। हाँ, नीचे आकर ही धोऊंगा ना आपके सामने। सुनीता आंटी वापस नीचे जाने लगी थी कि रुकी। उन्होंने आयशा भाभी की छत पर देखा, फिर आईब्रोज सिकोड़कर बोली, ये आयशु बाल्टी छत पर छोड़कर चली गई। अथर्व के मुंह पर तोते उड़ने लगे, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। पता नहीं, मेरा भी अभी तक ध्यान नहीं गया था, अब आपने कहा तो देखा। हो सकता है और कपड़े लेने गई हो नीचे, हु नोज। सुनीता आंटी ने एक बार बाल्टी देखी और फिर कमरे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, जल्दी लगा के आ अपना लोशन और उसको भी ले आइयो, खा लेगा। वो कैसे खाएगा? उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा है। उसका खाना भी मैं ही ऊपर ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। सुनीता आंटी ने एक बार अथर्व का फेस देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए नीचे चली गई। अथर्व को डाउट हो गया कि शायद सुनीता आंटी कुछ समझ चुकी थी। सुनीता आंटी के जाते ही अथर्व वापस रूम में आया और धीरे से बोला, आयशा डार्लिंग, भाभी नंबर 1, आओ निकलो बाहर, कम ऑन, आ जाओ। भाभी, हेलो, बाहर आ जाओ,
मम्मी गई। अथर्व को फोल्डिंग के नीचे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे ये गोलू मोलू नीचे फंस तो नहीं गई? अथर्व झुका तो उसे आयशा कछुए की शेप में छुपी हुई मिली। उसकी पीठ अथर्व की तरफ थी। अथर्व ने उसे हाथ से हिलाया। हेलो ब्यूटी ऑफ द मोहल्ला, बाहर आओ ना। आयशा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसने आयशा का शोल्डर पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। है? ओह फक! आयशा भाभी बेहोश हो चुकी थी। उनके माथे पर छोटा सा चोट का निशान था जिससे खून आ रहा था। इधर मैं साउथ टेक्स पहुंचकर एक टाइम के सुपर ईगोइस्टिक पॉलिटिशियन को बस स्टॉप पर मुंह लटकाए बैठे देख रहा था। श्रेया के पापा के पास ना मोबाइल था, ना ही वॉलेट और ना ही पैरों में चप्पल थी। वो टी शर्ट और स्पोर्ट्स पजामे में घर से भागे थे, वही पहने बस स्टॉप पर बैठे थे।